हेलो क्लास 12, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेब विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में दिष्टकारी भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड दो प्रकार से काम करता है, एक तो फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में और एक रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में। फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन कब प्राप्त होता है? जब आप पीएन डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इस समय ये करंट फ्लो करता है और इस समय इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लेस होता है। और यदि हम इसको रिवर्स बायस में यदि जोड़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके रेक्टिफायर बनाते हैं। रेक्टिफायर क्या चीज़ है? रेक्टिफायर इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये एक सिंपल एक एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड की, जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड की यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये उसका उपयोग करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे जो काम करेगा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेक्टिफायर या दिष्टकारी क्या चीज़ है। तो रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम आती है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर क्या होता है? हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप, इनके सर्किट डायग्राम, इनकी वर्किंग। इसके साथ ही इससे एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे ब्लॉक जो डायग्राम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, इसको कंप्लीटली पूरे लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन जो आपके 14th चैप्टर से आने वाला है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, वो 100% आप कर पाएंगे। तो शांति से इसको देखने की कोशिश करें। तो देखिए, रेक्टिफायर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to convert alternating current AC का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में कोई बच्चा देख रहा है इसको हिंदी मीडियम का, तो इसको वो AC को समझ ले, प्रत्यावर्ती धारा इनटू डायरेक्ट करंट यानी DC को हम बोलते हैं दिष्ट धारा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को किसमें बदल रही है? डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट को हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल से देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या हो सकती है। तो कोई करंट है जिसका फॉर्मूला कुछ हम इस प्रकार से बता रहे हैं, I = I0 sin ओमेगा t। तो इसको ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहाँ पे यदि मैं I लिखूँ और I और ओमेगा t में यदि ग्राफ खींचूँ, तो मैं यहाँ पे देखो किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ये I और ये ओमेगा t। ओमेगा t की वैल्यू में यदि 0 रखता हूँ, ओमेगा t क्या चीज़ है? ओमेगा t एक एंगल है। कैसे? तो ओमेगा और t को यदि हम ओपन करें तो ओमेगा हो सकता है 2π/T। हम जानते हैं ओमेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू 2π/T होती है, और ये t से t सेकेंड, इसकी जो यूनिट है t की यूनिट सेकेंड, इस टाइम की यूनिट भी सेकेंड, कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा? एक एंगल 2π, यानी ओमेगा t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ओमेगा t की वैल्यू कितनी है? 0 है। साइन 0 यानी ओमेगा t की जगह मैंने एक 0 डिग्री एंगल ले लिया है। तो जब मैं 0 डिग्री एंगल लेता हूँ तो साइन 0 कितना हो जाएगा? टोटल 0। तो आपको I की वैल्यू कितनी मिलती है? 0। अब आप यहाँ पे ओमेगा t की वैल्यू देखिए, लेट कर लीजिए यहाँ पर, जैसे π/2 हमने लेट कर ली। तो जैसे ही मैं ओमेगा t की जगह π/2 लिखूंगा, ये हो जाएगा I = I0 sin π/2। sin π/2 1 होता है, तो I की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? I0। इसी तरीके से आप पाई लिख लीजिए, तो जब पाई लिखेंगे तो sin π अगेन 0, तो I = वापस आपको क्या मिलेगा? 0। ऐसे आप करते जाए तो 3π/2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा -I0। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे 3π/2 लिखेंगे, यानी आपके जो वैल्यू आएगी sin 3π/2 की, वो होती है -1, और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? I0 से। तो -1 × I0 -I0, तो I की वैल्यू आपको मिलेगी -I0। इसी तरीके से आप 2π करेंगे तो फिर आपको वापस क्या मिलेगा? 0। तो हम कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, जो कि मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए लिखी है, I = I0 sin ओमेगा t। ये चीज हम कहाँ पढ़ते हैं? ये अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर हम बहुत
डिटेल में स्टडी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। हालांकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको, हम डायरेक्ट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसको पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, फिर हम अपने वापस टॉपिक पर आ जाएंगे जो हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। तो ये आपके सामने ग्राफ आया तो हम इसको यूज करें तो ओमेगा टी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0, उसके बाद π/2, फिर ये पाई, ये 3π/2, थोड़ा आगे ले लो इसको 3π/2, ये 2π, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ I0 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं -I0, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, I0 से -I0 तक बदल रही है। तो जब 0 था तो 0 आई, और जब π/2 हुआ तब कितनी आई, I0 आई, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। पाई है तब वापिस 0, तो पाई पे कितनी आ गई 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई पे कितनी आ गई है 0। 3π/2 पे देखो -I0, तो -I0 इसको मिलाओ तो यहाँ पॉइंट आएगा, फिर 2π पे वापस 0। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यानी आपको इस तरह का कोई ग्राफ चलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि किसका ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इस समय वाई एक्सिस पे कौन होना चाहिए, आई, या फिर आप वोल्टेज भी ले सकते हैं। और आपके इधर एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, या तो ओमेगा टी, या फिर आप टाइम पीरियड भी ले सकते हैं। जैसे 0 से पाई ये जो फेज एंगल होता है इसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है t/2, और 0 से पूरा का पूरा 2π यानी जिसमें एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है 1। हम चैप्टर 14 आपका जो ऑसिलेशन था 11th क्लास में उसमें पढ़ के आए हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा एक कंप्लीट साइकिल में जो फेज एंगल होता है वो हमेशा 2π होता है, ये चीज़ हमें पता है। और हाफ साइकिल जिसमें फेज एंगल पाई हो उसके लिए टाइम पीरियड को हम t/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की ग्राफ हम ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं, जिसको हम x = a sin ωt से बनाते थे। तो एक तरह का यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो फिर डायरेक्ट करंट क्या है, तो डायरेक्ट करंट का यदि मैं ग्राफ खींचूं तो आई और यहाँ पर ओमेगा टी में ग्राफ खींचूं तो ये डायरेक्ट ऐसी रेखा आती है, यानी कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। इसमें वैल्यू एक बार पॉजिटिव है तो एक बार नेगेटिव है, फिर आगे जाएंगे तो फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो टाइम के साथ में इस करंट की डायरेक्शन बदल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और इसकी यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल चला देती है। कौन, अल्टरनेटिंग करंट। अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में 60 टाइम इस तरीके से चलती है, यानी ये कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डायरेक्ट करंट फेज के साथ या टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती है, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है या कांस्टेंट रहती है इसकी वैल्यू टाइम के साथ, इसलिए हम कहते हैं ये कैसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो रेक्टिफायर क्या चीज है, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज आता है अल्टरनेटिंग करंट को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट करंट में। यानी ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है प्लस माइनस में, इसको वो ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेक्टिफायर कहलाता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पर एक इनपुट दिया इस तरीके से, और आउटपुट में आपको कुछ इस तरीके से दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। पूछ रहा है एक्स का क्या नाम है, एक्स कौन सा डिवाइस है जो इस वाले इनपुट को लेके आउटपुट में आपको ऐसा दे रहा है। तो देखो अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। और ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट करंट को। इसका मतलब ये डिवाइस कौन सा होना चाहिए, ये डिवाइस कौन सा है, रेक्टिफायर है। अब बहुत बार इसमें यह भी पूछ लेता है कि रेक्टिफायर का ये कौन सा टाइप है, तो पूरी की पूरी वेव यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, एक तो रेक्टिफायर होता क्या है और रेक्टिफायर के टाइप्स कौन कौन से। तो बेटा 3 टाइप होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में नहीं है, हमें बेसिकली 2 रेक्टिफायर यहाँ पे डिस्कस करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में अर्ध तरंग दृष्टिकारी व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी कहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को सेतु दृष्टिकारी कहते हैं, जो आपके बीएससी लेवल पे आता है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि एक ऐसी युक्ति, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देती है, दृष्टिकारी कहलाता है। या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज रेक्टिफायर। तो अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदला जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में दिष्ट करण भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दिष्ट करण। तो रेक्टिफिकेशन, तेरे दो नाम, एक तो रेक्टिफिकेशन और दूसरा दिष्ट करण। तो ये बात कर ली हमने। एक क्वेश्चन मैं जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था तब एक पुराने पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। ऑप्शन 1 था रेक्टिफायर, ऑप्शन 2 था ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन 3 था ऑसिलेटर, ऑप्शन 3 था ऑसिलेटर और 4th था नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डीसी करंट को कन्वर्ट करता है एसी में। उस समय हम जब पेपर कर रहे होते हैं तो समय सीमा होती है, बहुत दिमाग फास्ट तरीके से चल रहा होता है। डीसी को एसी में करना था, अपना दिमाग कैसे काम किया, एसी को डीसी में कौन करता है? पहले ही ऑप्शन रेक्टिफायर दिख रहा था, डीसी को एसी है, ध्यान भी नहीं रहा, एसी को डीसी करते हो मैंने इसको रेक्टिफायर लगा दिया। जो बाद में देखा तो मुझे गलत मिला इसका आंसर, क्योंकि रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में करता है, डीसी को एसी में थोड़ी ना करता है। तो ये सी जल्दबाजी मैंने उस समय करी, तो ऐसी जल्दबाजी अपन को नहीं करनी होती है। जो भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता है उसको बहुत ध्यान से समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि डीसी को एसी में कौन करता है, तो रेक्टिफायर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक ऐसा युक्ति है जो क्या करती है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू को आउटपुट में बढ़ा भी सकती है, या फिर आपने यदि इनपुट में हाई वोल्टेज दिया तो उसको आउटपुट में लो कर सकती है। यानी वोल्टेज की वैल्यू को हाई कर सकती है यदि जरूरत हो तो, और जरूरत के हिसाब से उसको घटा भी सकती है। यानी जो वोल्टेज होता है या जो करंट होती है उसकी वैल्यू को बढ़ाने और घटाने का काम करता है कौन? ट्रांसफॉर्मर। बट किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं करेगा या डायरेक्ट को अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट नहीं करता है ट्रांसफॉर्मर। ये बस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन था ऑसिलेटर और फोर्थ नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो यानी इसका आंसर क्या था? ऑसिलेटर था। यानी हम इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं। इन्वर्टर भी देख लीजिए आपके डीसी को किस में बदलता है? एसी में। कैसे? जैसे अपन हमारे घर, जैसे अपने घर में हम इन्वर्टर लगवाते हैं तो जब लाइट आ रही होती है तब वो चार्ज हो जाता है, उसके अंदर डायरेक्ट करंट स्टोर हो जाती है, और जैसे ही लाइट जाती है हम वापस उसको यूज करते हैं तो जो डायरेक्ट करंट उसमें स्टोर्ड है वो किस में बदल जाती है? वापस अल्टरनेटिंग करंट में बदल जाती है। जिससे हमारे फ्रिज, ये जो हमारे पंखे हैं, जो टीवी है, ये सब उसी से चलते हैं। ये सब किस करंट से चलते हैं? ये अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं, जिसमें हम प्लग में डायरेक्टली इसको लगा के यूज करते हैं। तो फिर डायरेक्ट करंट से कौन कौन से उपकरण चल सकते हैं? तो डायरेक्ट करंट से जो उपकरण चलते हैं वो होते हैं जैसे कोई बैटरी जिसमें लगी हुई हो। जैसे हमारा मोबाइल फोन में बैटरी लगी होती है तो हमें क्या करना होता है? एक चार्जर का यूज करना होता है, जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट से को कन्वर्ट करते हैं किसमें? डायरेक्ट करंट में, जिससे हमारी बैटरी जो है मोबाइल फोन की वो चार्ज होती है। इसका मतलब वो जो चार्जर है वो क्या है? वो एक रेक्टिफायर है। चार्जर आपका एक रेक्टिफायर का काम कर रहा है। यानी रेक्टिफायर पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही काम आ रहा है। कभी आप कहीं गए और आपका चार्जर भूल गए और आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया तो आप कितनी बुरी स्थिति में आ जाते हैं, आपको दिमाग काम नहीं करता है कि भाई मैं मोबाइल कैसे चलाऊं। तो चार्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अपने साथ में लेके चलते हैं, जो कि एक रेक्टिफायर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डायरेक्ट करंट में। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, चार्जर इज ए रेक्टिफायर। तो इस तरीके से हम चीजों को समझे कि ये कैसे काम आ रही है। तो डायरेक्ट करंट, मोबाइल फोन, ये जितने भी लैपटॉप्स हो गए, ये सब बैटरी पे काम करते हैं। बैटरी में डायरेक्ट करंट होती है, तो डायरेक्ट करंट इनमें स्टोर रहती है। किस वजह से? इनका जो चार्जर होता है वो कन्वर्ट करता है इनको। तो यानी इनके जो चार्जर्स हैं वो एक रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो देयर आर 3 टाइप्स है। फर्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों इसमें जो समझने वाली बात है वो है कि भाई एक तो पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी। मैं टॉपिक लिख दे दूं पहले, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब जो आपको समझने की चीज है वो है इसका सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम के बाद इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
क्योंकि आपने पीएन जंक्शन डायोड में भी ये देखा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बाद एक कर्व बनाया था मैंने, तो फॉरवर्ड बायस के लिए तो कुछ इस तरीके से था, रिवर्स बायस के लिए ही होता। तो उसमें मैंने बात भी की थी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि एक न एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपसे पूछेगा। आपके टोटल 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसमें, जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इसमें कुछ अलग ही तरीके से आएंगे, अभी देखेंगे हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रेक्टिफायर्स में कैसे आते हैं। साथ ही इनका सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको सर्किट कैसे जोड़ते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को आप आराम से समझें। वर्किंग बहुत आसान है, वर्किंग को तो आप ऐसे मतलब आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। मैं इसको अभी सिखाऊंगा आपको, तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए हर्त्जन रिश्तकारी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, सर्किट की। तो सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए याद करो सबसे पहले कि एक ट्रांसफार्मर बनाना है, और ट्रांसफार्मर बच्चा देखो यहाँ पे ऐसा बनाना है। ये ट्रांसफार्मर बन गया, ये पूरा क्या एक ट्रांसफार्मर है, इसमें 2 लाइन खींच दो बस। अब इस ट्रांसफार्मर आप सोच रहे होंगे ये कैसा ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर को हमें रिप्रेजेंट करना है वो इस तरीके से करना है, जिसमें ये वाली कोइल क्या कहलाएगी, प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये वाली कोइल आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बात तो कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी। अब ये बीच में जो आपको 2 लाइनें बता रही है, ये बता रही है म्यूचुअल इंडक्शन को। किसको बता रही है, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस काम करता है। इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है जिसके कारण ये वर्किंग कर पाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है। अब आपको करना क्या है कि इसकी जो प्राइमरी कोइल है इसमें आपको जोड़ना है एक एसी सोर्स। क्या जोड़ना है, एक एसी सोर्स। आपको इनपुट में क्या जोड़ना है, एक एसी सोर्स जोड़ देना है। एसी सोर्स जोड़ दिया। क्यों जोड़ा इनपुट में, क्योंकि हमें इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट देनी है और आउटपुट में क्या लेना है, डायरेक्ट करंट। तभी तो हमारा रेक्टिफायर काम करेगा, क्योंकि इसका वर्किंग क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक एसी सोर्स, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं वोल्टेज की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो VI बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये मैंने इनपुट ले लिया। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखाया था, जो कि एक अल्टरनेटिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे VI बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा है, जो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें I यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट को, और VO यहाँ पर एक इसकी पीक वैल्यू या इसका एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं कि अधिकतम वैल्यू इसकी कितनी है, VO है। इज दैट क्लियर। और इसकी वैल्यू बदल रही है किसके साथ में, ओमेगा टी के, इसलिए ये कैसा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो प्राइमरी कॉइल का काम क्या है कि इसके साथ में एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें से हम इनपुट से क्या देंगे, इनपुट के रूप में क्या देंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे। तो सेकेंडरी क्या काम करेगी, सेकेंडरी कॉइल में जोड़ेंगे आप पीएन जंक्शन डायोड को, और एक इसी के सीरीज में यहाँ पर आप एक जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने 2 काम किए, एक तो डायोड जोड़ दिया, डायोड जो जोड़ा है इसमें ये तो है P और ये है N, साथ ही यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है, जिस पे हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब ये लोड रेजिस्टेंस क्या काम करता है, इसको भी देखते हैं। फिलहाल आपको इसी लोड रेजिस्टेंस पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड जोड़ दिया, और इस पॉइंट को, सेकेंडरी कॉइल के इस वाले पॉइंट को आप क्या कहते हैं, A, और इसको क्या नाम दे दे, B। 2 पॉइंट इसको आप नाम दे दें। तो ये काम कर रहा है प्राइमरी कॉइल, तो इनपुट से आपको इनपुट वोल्टेज देगी, सेकेंडरी इसको आगे पहुंचाएगी किसके पास, डायोड के पास। और डायोड आपका कैसा है, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो ओनली फॉरवर्ड बाइस में ही करंट पास करेगा, अदरवाइज रिवर्स बाइस में करंट पास करेगा ही नहीं। तो ये कैसे वर्क करेगा, इसकी वर्किंग अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखा देते हैं वर्किंग, साथ ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए मैं इस तरीके से बना देता हूँ इसको, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ V I, और यहाँ मैं ले लेता हूँ ये I इसको बता देगा इनपुट को, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ V O मतलब V आउटपुट, ठीक है। और किसके साथ में बनेंगे, ओमेगा टी ले लेते हैं, फेज के साथ में चेंज देख लेते हैं, ओमेगा टी। तो आपकी फेज बनाई 0, और यहाँ पे बना दीजिए π/0 से पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, और ये फिर 4 पाई, ये वापस 0 से पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये 4 पाई। ये कैसे चलेगा इनपुट, तो ये तो पता है हमें ऐसे चलता है,
0 से 2 पाई में एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, फिर वापस 4 पाई में दूसरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हाफ साइकिल कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। सेकंड हाफ साइकिल पाई से 2 पाई में। फर्स्ट हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। सेकंड हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। ये तो है हमारा इनपुट। हमें आउटपुट कैसा मिलेगा और कहाँ मिलेगा? आउटपुट हमें मिलेगा लोड रेजिस्टेंस RL पे, और कैसा मिलेगा अभी चेक कर लेते हैं। किस पर डिपेंड करेगा आउटपुट? इस पीएन जंक्शन डायोड पे। अब यहाँ पे RL को भी मैं इससे पहले कि वर्किंग पे जाऊँ आपको समझा देता हूँ कि ये RL क्या चीज़ है। आप जब मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर को प्लग में लगाते हैं और उस मोबाइल चार्जर में एक केबल निकल रही होती है जिसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, छोटी सी मतलब आगे से वो उसका मुंह होता है, इसको अंदर डालते हैं मोबाइल में, या फिर सी शेप में भी आने लगी है आजकल नए फ़ोन में, नए मोबाइल फ़ोन में। तो ये जो केबल है, ये केबल क्या काम कर रही है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही आपके चार्जर में आ रही है, चार्जर उसको क्या कर रहा है? रेक्टिफाई कर रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? डायरेक्ट में। और वो डायरेक्ट करंट किसके माध्यम से? उस केबल के माध्यम से किस में जा रही है? आपके फ़ोन में। और आपके फ़ोन को क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। यानी आउटपुट कहाँ मिल रहा है? आपके फ़ोन में। आपके फ़ोन में किससे मिल रहा है? उस केबल की सहायता से। तो वो केबल यहाँ पर किसका काम कर रही है? लोड रेजिस्टेंस RL का काम कर रही है। यानी आप समझ लीजिए कि वो जो चार्जर की केबल है वही आपका क्या है? लोड रेजिस्टेंस RL है, जिस पे आप आउटपुट लेंगे। बिना उस केबल के आप चार्जर थोड़ी ना कर सकते हैं फ़ोन को। चार्जर यदि कन्वर्ट कर भी देगा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, तब भी आप लेंगे आउटपुट किस पे? उस पिन को नहीं लगाएंगे जब तक आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब वो जो केबल है वो किसका यूज़, किसके तरीके से काम आ रही है? लोड रेजिस्टेंस का काम कर रही है वहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब कैसे काम करें? तो वर्किंग में हम ले लेते हैं 2 साइकिल के डिस्कस कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो पॉजिटिव है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट, फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ साइकिल, इसके लिए क्या होता है? फर्स्ट हाफ साइकिल में मैं ओमेगा टी कहाँ से कहाँ बदल रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा टी की वैल्यू देखो बच्चों, ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 0 के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू है पाई से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? पाई से 0 के बीच में है। इस समय पॉजिटिव होने के कारण फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट कैसी है? पॉजिटिव। आपका ए पॉइंट आप लेट कीजिए यहाँ पे कि कैसा है? पॉजिटिव हो जाएगा, और बी पॉइंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल है जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज देगी तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो कि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव होने से पी किससे जुड़ गया? पी आपके पॉजिटिव से जुड़ गया, और एन किससे जुड़ गया? नेगेटिव से। पी जुड़ गया पॉजिटिव से, एन जुड़ गया नेगेटिव से। कौन से बायस में आ गया? डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में आ गया बच्चों। और फॉरवर्ड बायस में आपको पता है करंट फ्लो होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो आपको लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट जरूर मिलेगा। तो यानी करंट यहाँ से कैसे जाएगी? इस तरीके से लोड रेजिस्टेंस में होती हुई ये वापस इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, और जैसे करंट यहाँ से फ्लो होगी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आउटपुट मिल गया। तो हमने यहाँ बना दिया 0 से पाई में हमें आउटपुट मिला। सेकेंड साइकिल के लिए बात करेंगे। सेकेंड, तो इस ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था। इस समय आपका डायोड कैसा था? डायोड फॉरवर्ड बायस में था, फॉरवर्ड बायस में था। तो करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई तो RL जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर आउटपुट मिला, उस पर आउटपुट मिला। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हम समझ। अब सेकंड बात करें फॉर सेकंड हाफ साइकिल। सेकंड हाफ साइकिल, तो सेकंड हाफ साइकिल के लिए बात करें तो सेकंड हाफ साइकिल तो नेगेटिव है, और इसमें पाई ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? पाई से 2 पाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से है? 2 पाई से पाई के बीच में है। और चूंकि ये नेगेटिव है, इससे ये ए पॉइंट अब क्या हो जाएगा? माइनस, और बी पॉइंट कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में ए पॉइंट तो हो जाएगा नेगेटिव, और बी पॉइंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होते ही, अब ध्यान से देखो बेटा, पी किससे जुड़ गया? नेगेटिव से। एन किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। तो आपका डायोड किस में आ गया? अब आ गया ये रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में आ गया डायोड, और डायोड रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है क्या? जी नहीं करता है। रिवर्स बायस में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि इस समय सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो जब होएगी ही नहीं, ये करंट फ्लो नहीं होएगी। अब जब होएगी नहीं तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? तो लोड रेजिस्टेंस में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये खाली रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? खाली। तो इस वाले सिग्नल का कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं मिला हमें। इज दैट क्लियर? अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हाफ साइकिल में। तो इसी तरीके से हम थ्योरी में लिखेंगे, इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे।
थर्ड हाफ साइकिल के लिए वापस ए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बी हो जाएगा वापस नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो उस समय डायोड होगा फॉरवर्ड में, आउटपुट मिलेगा, या आउटपुट मिलेगा। और फोर्थ साइकिल में देखो 3 पाई से 4 पाई के लिए ओमेगा टी वापस के साथ नेगेटिव, तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय डायोड वापस रिवर्स में आ जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आप आउटपुट इनपुट दे रहे हैं उसका ओनली वन डायरेक्शन में ही आउटपुट मिल रहा है, और वो भी हाफ वेव के लिए, क्योंकि पूरी वेव को तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है। यानी इस पार्ट को किया, इसको नहीं दिया, इसको किया, फिर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं, क्योंकि डायोड इसी तरीके से वर्क कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने दे रहा है, फॉरवर्ड में होने दे रहा है, रिवर्स में नहीं होने दे रहा है। तो इसी डायोड की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इस यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने क्या बना दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग डिस्टकारी बना दिया, जो कि एक कंप्लीट अल्टरनेटिंग जो वेव है उसको हाफ फॉर्म में, हाफ ही उसको डायरेक्ट करंट में बदल रहा है। और देखिए डायरेक्ट करंट क्यों कहला रही है, क्योंकि इसमें हर बार आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, यानी ओमेगा टी फेज या फिर टाइम के साथ में ये वैल्यू अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है ये कैसा सिग्नल है, ये एक डायरेक्ट करंट का सिग्नल है। तो ये था हाफ वेव की वर्किंग, ये थे इसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये था इसका सर्किट डायग्राम। एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, इसकी इफिशियंसी, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इफिशियंसी की बात करें ईटा, तो बेटा बहुत कम होती है इसकी इफिशियंसी, 40.6% होती है। याद रखेंगे आप इसको कि 40.6% ही इसकी इफिशियंसी होती है, यानी आप 100% अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, उसमें से लगभग 60% तो ये वेस्ट कर रहा है, ओनली 40% पार्ट को ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ऐसे चार्जर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ऐसे चार्जर बहुत बढ़िया, ऐसे रेक्टिफायर बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये कम उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि ये लॉस ज़्यादा कर रहे हैं। आपका जो इनपुट है उसमें से आउटपुट कुछ ही दे रहे हैं, बाकी आधा से ज़्यादा इनपुट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब चलो आगे चलते हैं सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप है इसका फुल वेव रेक्टिफायर, तो देखते हैं इसको। मैं मिटा देता हूं इसको। आज इसको पढ़ने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले हुए, आपको ये परमानेंटली याद हो जाना चाहिए रेक्टिफायर, क्योंकि एक क्वेश्चन आना इससे फिक्स है। तो फुल वेव और हाफ वेव को बहुत अच्छा समझ ले आप। फुल वेव रेक्टिफायर देखिए, इसको हिंदी में पूर्ण तरंग डिस्टकारी कहते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं अभी अपन। तो देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ही बना लेते हैं। तो सर्किट में क्या करेंगे, पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल, फिर यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, फिर यहाँ पर एसी सोर्स। एसी सोर्स को ऐसे लिखते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे एसी सोर्स कैसा है, वी आई बराबर वी ओ साइन ओमेगा टी। इनपुट आप एसी सोर्स यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फुल वेव में और हाफ वेव में एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पर एक डायोड काम कर रहा था, यहाँ पर 2 डायोड आपको जोड़ना है। एक और डिफरेंस है, 2 डायोड तो जोड़नी है, साथ ही यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस आरएल था उसको थोड़ा अलग ही तरीके से जोड़ना है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो उसको देखेंगे अपन। तो अब क्या करेंगे कि पहले तो 2 डायोड जोड़ दो और इन 2 डायोड को यहाँ ऐसे मिला दो आप। तो फिर लोड रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ेगा, तो लोड रेजिस्टेंस आप क्या करें, यहाँ बीच में इसके इस सेकेंडरी कॉइल के बीचों बीच इसको आप टेप से जोड़ दें। लोड रेजिस्टेंस जो तार है इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दें आप। ये आरएल है आपका, और इसको आपने कहाँ जोड़ा, पहले तो आपने एक डायोड यहीं जोड़ दिया था, है ना, इस तरीके से। तो सेकेंडरी कॉइल के इस वाले पोर्शन से आपने जोड़ा था यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन इस वाले रेक्टिफायर में क्या कर रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस को इस सेकेंडरी कॉइल के बीच में टैप कर रहे हैं। आपने इसको क्या कर दिया, टैप्ड कर दिया। टैप्ड करने का मतलब चिपका दिया आपने टेप की सहायता से यहाँ पे बीचों बीच। ऐसा करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इस सेकेंडरी कॉइल को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बार में इसका आधा हिस्सा काम करेगा तो इसमें ये वाला काम नहीं करेगा, और जब ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि डायोड D1 और D2 दोनों बारी बारी से यहाँ पे काम करेंगे। जब डायोड D1 करंट फ्लो करेगा तो D2 नहीं करेगा, D2 करेगा तो D1 नहीं करेगा। इसके लिए हमने क्या करा, इसको बीचों बीच टैप कर दिया। टैप करने का मतलब हो गया चिपकाना, बीचों बीच चिपका दिया। और ये लोड रेजिस्टेंस RL पे अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे V आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे वर्किंग करेगा इसको समझते हैं। ये आपके ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपने समझ लिया। और ये पॉइंट क्या है A, और ये पॉइंट क्या है B।
इसको थोड़ा यहीं पे ही ख़त्म कर देना इस तरीके से। अब देखो इसकी वर्किंग और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो देखते हैं इसको। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो इनपुट में क्या करें, पहले बना लेते हैं अपन 1 2 3 4 तक बहुत है, और आउटपुट में ये ले लेते हैं। इनपुट में दे रहे हैं VI, आउटपुट में मिल रहा है VO। इनपुट तो ऐसे ही चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है। आउटपुट अपन चेक करेंगे कैसे आएगा, फेज ओमेगा टी के साथ ही ग्राफ बना रहा है, इस तरीके से ये आगे चल रहा है, और इधर भी ओमेगा टी के साथ ही ग्राफ बना रहा है। तो ये फेज कितनी होगी, 0 से पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसा आगे चलता जा रहा है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये 4 पाई। बेटा इस तरीके से कर रहे हैं अपन। अब फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। वर्किंग फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पहले तो ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक होगा उसकी बात करें, तो ओमेगा टी यहाँ से कहाँ तक कहाँ है, एक तो 0 से तो छोटा बड़ा है और पाई से छोटा है। 0 से पाई के बीच में ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस तरीके से समझ ले। अब इसमें ए पॉइंट आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। भाई फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए पॉइंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस समय करंट कैसी है, पॉजिटिव है। तो ए हो जाएगा नेगेटिव और बी हो जाएगा, ए हो जाएगा पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव होते डायोड D1 कैसा हो गया, देखो इस डायोड D1 का जो पी है और ये जो एन है, पी तो जुड़ गया पॉजिटिव से, और एन किससे जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव से। और डायोड D2 का पी किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, और एन किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से। तो ये तो हो गया D1 तो फॉरवर्ड में, D1 तो किसमें हो गया, फॉरवर्ड में, और D2 किसमें काम कर रहा है, इसमें रिवर्स में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ऐसे कंडीशन में D1 किसमें है, फॉरवर्ड में, और D2 किसमें है, ये रिवर्स में है बच्चों। तो करंट फ्लो कौन करेगा, ओनली D1, D2 यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, ये आप ध्यान दें। तो करंट फ्लो कैसी होगी, यहाँ से U इसमें आई, D1 में आई, उसके बाद U ये लोड रेजिस्टेंस में होती है वापस ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ यही करंट फ्लो होगी, यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं, क्योंकि ये तो किस में काम कर रहा है, रिवर्स में काम कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें लोड रेजिस्टेंस RL पे आउटपुट मिलेगा, किसके कारण मिलेगा, डायोड D1 के कारण मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो आउटपुट मिला इसके लिए वो डायोड D1 के कारण मिला। अब सेकेंड हाफ साइकिल की बात करो, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें तो इसमें ओमेगा टी कहाँ है, ओमेगा टी 2 पाई से छोटा है और पाई से बड़ा है। ए इस केस में नेगेटिव होगा, बी इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है ना, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो डायोड D1, अब देखो डायोड D1 नेगेटिव से जुड़ गया, पी इसका नेगेटिव जुड़ते ये तो हो गया रिवर्स में अब, और ये अब किस में आ गया, फॉरवर्ड में डायोड D2। चेक कर लो आप, D2 का पॉजिटिव, D2 का पी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव, एन किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो यानी यहाँ पर D1 तो हो गया अब रिवर्स में, और आपका D2 किस में आ गया, फॉरवर्ड में आ गया। और फॉरवर्ड में आते ही देखो करंट फ्लो कौन करेगा, अब D2 करेगा, D1 नहीं करेगा। तो इसका अब सिग्नल मिलेगा, इस वाली जो वेव है इसका आपको सेकेंड हाफ साइकिल का लोड रेजिस्टेंस RL पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो किसके कारण मिलेगा, वो D2 के कारण मिलेगा। यानी 2 डायोड लगाने से यहाँ हुआ क्या कि जो खाली जा रहा था वो अब खाली नहीं जा रहा है, उसमें भी अपन को आउटपुट यहाँ मिल रहा है। तो कैसे आएगा आउटपुट, तो देखो इसमें करंट U आएगी, सबसे पहले डायोड में जाएगी, डायोड में जाने के बाद फिर वापस लोड रेजिस्टेंस RL में आके ये वापस इस तरीके से, तो उस समय ये काम नहीं कर रहा होगा, यही काम करेगा। तो इस तरीके से इसमें ये आधा पार्ट तो D1 के लिए काम करता है, उस समय D2 को आधा मतलब ये एक तरह के 2 भागों में बट गया है आपकी सेकेंडरी कोइल। तो आप एक बार में D1 के लिए काम में ले रहे हैं इसको, और एक दूसरी बार में D2 के लिए काम में ले रहे हैं। अब थर्ड साइकिल के लिए बात करें तो ये पॉजिटिव है, तो वापस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, D1 करेगा करंट फ्लो, D2 नहीं करेगा। तो ये अब किसके कारण आएगी, D1 के कारण। और फोर्थ हाफ साइकिल के लिए बात करें तो इसमें ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो D1 रिवर्स D2 फॉरवर्ड, तो वापस अब किसके कारण आएगी, D2। तो इस तरीके से एक बार D1 एक बार D2 एक बार D1 एक बार D2, इस तरीके से पूरी की पूरी वेव ही यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा रेक्टिफायर काफी अच्छा है जो कि लॉस कम करके ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्ट करंट में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो इसकी इफिशियंसी जस्ट डबल 40.6 इसकी थी, 40.6 और जोड़ दो तो कितनी होगी 81.2%, यानी इसकी इफिशियंसी 81.2% होती है, जो कि बहुत अच्छी इफिशियंसी है। ऐसे ही रेक्टिफायर हम यूज करते हैं जो कि फास्ट चार्ज करते हैं आपके फोन को। तो आप समझ सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज इट्स इफिशियंसी इज ग्रेटर देन टू द 2 times ऑफ
हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये थी सर्किट डायग्राम, ये वर्किंग, और ये आपके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब एक थर्ड टाइप और होता है ब्रिज रेक्टिफायर, उसका भी एक सर्किट डायग्राम मैं जो बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप इसको, ब्रिज रेक्टिफायर देखें आप, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि मुझे क्या है कि फटाफट इसको निपटाना है ताकि आपका भी टाइम कम हो, वेस्ट हो, और टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? तो ब्रिज रेक्टिफायर को हिंदी में कहते हैं सेतु दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी, और इसको फुल वेव कहते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। अब इसका सर्किट डायग्राम वापस वही बनाना बच्चों, प्राइमरी कॉइल जोड़ दो एसी सोर्स, और सेकेंडरी कॉइल यहाँ आ जाओ आप इस तरीके से, ये म्यूचुअल इंडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डायोड कैसे जोड़ने? तो ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब यहाँ पे है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको बनाना है। आपने थर्ड चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज देखा होगा जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक पतंग बना रहे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस नहीं लगा के 4 रेक्टिफायर को लगाना है और एक पतंग टाइप की शेप को यहाँ पे बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सबसे पहले एक डायोड लगा दिया मैंने इस तरीके से। जब इधर लगाया तो इधर इसकी सीध में ऐसा का ऐसा एक और लगा दिया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिला के यू कर देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या किया, इसके जस्ट अपोजिट इस तरीके से इस यू, और इसको मिला दिया इससे, और ये इधर मुंह करके लगाया हुआ है तो इधर ही वापस इस तरीके से आप इसको जोड़ दीजिए। थोड़ा सा इसको सही नहीं बना ये मेरे से, ये 4 थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा अच्छा बना लेना आप लोग, इस तरीके से बुक में देख लेना। और ये देखो 2 हिस्से तो इसके जुड़ गए यहाँ से यहाँ तक, और 2 हिस्से ये रहे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जंप करके इन दोनों हिस्सों पे क्या जोड़ देता हूँ, एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, जिसमें मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो बच्चे ध्यान से देखो, इसके 4 कोने में से 2 कोने तो हमारे सेकेंडरी कॉइल से जुड़े हुए हैं, और 2 कोने जो बच रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, लोड रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमें आउटपुट मिलेगा वी आउटपुट। तो अब ये जो 2 हिस्से आपके सेकेंडरी कॉइल से जुड़े हुए हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और एक को नाम दे देते हैं बी। अब कैसे काम करेगा ये, तो इसको नाम दो, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तो ये D4 है। D1 D2 D3 D4 4 डायोड के नाम लिख दिए। अब आप क्या करो, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप बना लो, 3 4 1 2 3 4। तो अब फर्स्ट जो आपका साइकिल है 0 से पाई, फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई 2 पाई 3 पाई, और ये 4 पाई पूरा लिख देता हूँ मैं, 0 से पाई 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई, ये वी आई, ये वी ओ, ये ओमेगा टी। बेटा पूरी चीज को आप जरूर लिखें, किसके बीच में ग्राफ बन रहा है, वी आई और ओमेगा टी, वी ओ और ओमेगा टी, क्या क्या है यहाँ पे जो वेरिएबल्स, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, फेज एंगल्स कितने कितने हैं, सारी चीजें आप लिख के कंप्लीटली काम करें। शॉर्टकट में काम करने की आदत अभी से ना डालें, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब आपको शॉर्ट में करना ही है, लेकिन अभी से आप अपनी एक ऐसी आदत बनाएं कि हर चीज़ को कंप्लीटली लिखना है। इससे आपकी हैबिट ऐसी बनेगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करेंगे। मैं जो देखता हूँ, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ 12th क्लास 11th क्लास या 10th क्लास के बच्चों की, तो बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होती है जो वो मिस कर रहे होते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सिखाया ऐसा जा रहा है शायद तक कि उनको शॉर्टकट में सिखाया जा रहा है, तो वो शॉर्टकट में ही लिखते हैं आजकल। बट शॉर्टकट में राइट थोड़ी है, एकदम कंप्लीटली और एक्यूरेटली हमें लिखना होता है। तो आपको हैबिट ऐसी डालनी चाहिए कि मैं कंप्लीटली ही लिखूं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप में से कोई टीचर बने, हो सकता है आप अपने किसी छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, तो आप उसको वही छोटी शॉर्ट ट्रिक्स ही सिखाएंगे। इससे क्या होगा, वो खुद सही चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो एक तरह का जनरेशन गैप आ जाएगा। जो सही चीज़ थी, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें कंप्लीटली चीज़ें सिखाई, तो मुझे भी वो कंप्लीटली ही आती है। मैं आपको भी वो पूरी की पूरी ही बताता हूँ, शॉर्टकट में कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो आप लोग भी पूरी चीज़ सीखें ताकि आगे वाली जनरेशन को आप पूरा का पूरा सिखा सकें। तो इस तरीके से काम करेंगे हम। तो 0 से पाई आपका फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए को मान लेते हैं पॉजिटिव है और बी को मान लेते हैं नेगेटिव है। बच्चा ध्यान से देखो, पॉजिटिव होने से ये D2 तो किस में आ गया, फॉरवर्ड में, क्योंकि इसका पी किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। लेकिन D1 किस में आ गया, रिवर्स में, क्योंकि इसका एन किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से। तो D2 फॉरवर्ड में है, और आपका ध्यान से देखो ये D4 ये यहाँ से जा रहा है, देखो ये एन तो जुड़ रहा है किसमें, नेगेटिव में, और ये पी यहाँ से होता हुआ ये पॉजिटिव में। तो D2 D4 तो आपको किस में आ गए, फॉरवर्ड में आ गए। यहाँ में D2 और D4 तो आ गए फॉरवर्ड में, और आपका D1 और D3 ये दोनों देखो, D1 D3 कैसे, क्योंकि इसका P किससे जुड़ा हुआ है,
नेगेटिव से, तो ये D1 और D3 किस में आ गए यहाँ पे, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स में होने के कारण D1 और D3 तो कोई काम के नहीं है, लेकिन D2 D4 बहुत काम के। इसके कारण आपको लोड रेजिस्टेंस RL पे आउटपुट मिलेगा, और ये किसके कारण मिला, D2 एंड D4 के कारण। नेक्स्ट वाले हाफ साइकिल के लिए इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव, तो इस केस में आप D1 D3 के कारण आपको आउटपुट मिलेगा, और इसमें D2 D4 किस में रहेंगे, रिवर्स बाइस में रहेंगे, D1 D3 फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा तो दो डायोड के कारण यहाँ पे मिल रहा है, यानी पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो रही है, यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। ये वैसा का वैसा ही काम कर रहा है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर कर रहा था। इसकी इफिशियंसी भी लगभग 81.2% ही है, जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर के इक्वल है। यानी फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं। डिफरेंस क्या है, इसमें चार पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 जंक्शन डायोड ही लगे होते हैं इस डायोड के लिए। तो फिर बेटर कौन है, तो बेटर बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर है। क्यों, क्योंकि एक तो इसका आकार छोटा होता है, ये बहुत ही छोटे से आकार में बना लिया जाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में मिडिल टेप सेकेंडरी कॉइल को कैसे मिडिल से टेप करना पड़ता है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। साथ ही वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर हम काम में ले रहे हैं वो स्पेशल टाइप का मिडिल टेप ट्रांसफॉर्मर काम में लेना पड़ता है, जिससे इसका जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर से आपसे कंपेरिजन करवाए तो ब्रिज रेक्टिफायर इज मोर बेनिफिशियल देन फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज एक तो साइज का फर्क है, साइज छोटा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, साथ ही कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि उसमें स्पेशल ट्रांसफार्मर काम होता है, जबकि इसमें साधारण ट्रांसफार्मर से ही काम हो जाता है। और इसमें देखो मिडिल टेप करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आकार में छोटा है, सस्ता है ब्रिज रेक्टिफायर, काम वो का वही है, 81.2% इफिशियंसी है इसकी भी। तो इस तरीके से आप इनमें कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके रेक्टिफायर का टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन्स, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, और उसके बाद जो हमारे फिल्टर सर्किट भी पढ़ना है हमें एक टॉपिक, और एक लास्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टॉपिक बचेगा, जिसमें हम फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये जितने भी तरह की चीज़ें हैं इन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।